आधे घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ तब से योद्धा रहे हैं, सफल सेनानी रहे हैं और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, देशभक्ति के साथ उन्होंने निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मनपूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूं। मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। बंकिम बाबू की यह अमर कृति, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और यह ऐतिहासिक निर्णय। और मैं मानता हूं इससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, किशोर, युवा, वो सभी को ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अमर संदेश उनको प्राप्त होगा। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं, तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देश को शक्ति देने वाली सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर
और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति, ये सभी 7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और इसके साथ साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 8 नए सेमीकंडक्टर के यूनिट्स, ये 3 ही साल में पूर्ण करने का संकल्प उन्होंने किया है। हम सब मानते हैं कि 7 पिल्लर पर जब आजादी के शताब्दी मनाई जाएगी, तब हमारा भारत पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। मित्रों, अभी अभी शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये हरनिश तपस्या और परिश्रम कर कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। आज सुबह कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। सुबह नाश्ते पर आए तो मुझे लगा चलो उगाही करते हैं, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से
बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। मित्रों, आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज का भी शिलान्यास हुआ। 12वीं वाहिनी किशनगंज का भी ई शिलान्यास हुआ और परागमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी का भी आज शिलान्यास करने का काम हुआ है। कुल मिलाकर 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू हुए। और मैं जब से गृह मंत्री बना हूं तब से देख रहा हूं, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की सुविधाएं गृह मंत्रालय के टॉच के क्रम की प्रायोरिटी में रहती है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहती है। एसएसबी का एक गौरवमयी इतिहास है। 65 से लेकर मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, 75 में मेघालय, 76 में सिक्किम, 85 में राजस्थान और गुजरात और 89 में नागालैंड, मिजोरम और दक्षिण बंगाल तक विस्तरण एसएसबी का हुआ। हर जगह एसएसबी के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात लगा दी। मगर जब कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अख्तियार की गई, एसएसबी को सबसे कठिन काम दिया गया, नेपाल और भूटान के मित्र देशों की खुली सीमाओं की सुरक्षा की। 2001 से 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 700 एकड़ लंबी भारत भूटान सीमा 2004 से। मित्रों, जहां बाढ़ होती है तब रक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी तो कम होती है। रक्षक तो हमेशा 365 दिन चारों प्रहर जागरूक होना चाहिए, परंतु बाढ़ होती है तो फायदा तो होता ही है। एसएसबी के सर पर बाढ़ बगर की सीमाओं की निगरानी है जो सबसे कठिन। इसलिए जब भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं सीमा रक्षा करने वाले हमारे बलों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन काम मेरे एसएसबी के जवानों का है, क्योंकि वो खुली बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और पूरा देश आपके समन्वय को, सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को और दोनों मित्र देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक लगाव को बढ़ाने के आपके जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसका सम्मान भी करता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है।
और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती थी। मैं फिर से शुभेंदु अधिकारी को अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने 560 एकड़ भूमि का सैद्धांतिक स्वीकृति हमें दे दिया है। किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा करनी है तो सिर्फ सुरक्षा बल नहीं कर सकते। जनता की आवाजाही, प्रवास, पर्यटन, उद्योग, उसको उस क्षेत्र में लगाने से हमारी उपस्थिति बढ़ती है। हमने नए बजट में 26-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही। उसमें दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी हमने अप्रूव किया है। मैं आज उत्तर बंग और सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को कहना चाहता हूं, विमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से सिलीगुड़ी आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2-3 साल की देरी है। हमने अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी स्टेशन को विश्व कक्षा के बनाए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के माध्यम से न केवल हम गांवों को जोड़ रहे हैं, गांव में बसने वाले भारतीयों को गांव को रोड से जोड़ रहे हैं और गांव में बसने वाले भारतीयों को हम दिल से जोड़ने का कार्यक्रम भी हमने बढ़ाया है। 6,839 करोड़ का परिव्यय की ये योजना एक प्रकार से बांग्लादेश, भूटान दोनों सीमाओं के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। सेफ, सिक्योर और वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर का हमारा जो कंसेप्ट है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज मुझे खुशी है कि 190 करोड़ रुपया हमारे जवानों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट कर आपकी रक्षा करने की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ आपके मन, मस्तिष्क और शरीर को भी आराम और काम करने का अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये आयोजन हुआ है। और मुझे आनंद है कि आज के आयोजन में मुख्यमंत्री बंगाल उपस्थित है, तो हमारे लिए ये भी सोने में सुहागा है। इस मंच से एसएसबी के सभी जवानों को उनकी त्याग, तपश्चर्या, उनका कमिटमेंट, इसके लिए मैं भारत की जनता की ओर से प्रणाम करता हूं और आप सभी को
ये नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके प्रेरणादायी शब्द। নজরে চিকেন স্নেক কেন্দ্রে যা হয়েছে, অর্থাৎ আমরা সচেতনতা বাড়িয়েছি, বেশি জওয়ান মোতায়েন করেছি এসএসবির হেডকোয়ার্টারে। অমিত শাহ শেখর জমির ওপর জমিতে প্রশাসনিক কার্য এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এসএসবির অনুষ্ঠানে আসতেন না, এমনটাও তিনি বলেছেন। অর্থাৎ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কখনোই এসএসবির অনুষ্ঠানে আসতেন না। তবে এই মুহূর্তে নজরে চিকেন স্নেক 2024